केंद्र सरकार ने हाल ही में कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के बाद से कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो संचालक हैं वो क्या सोचते हैं इस फैसले को लेकर। आज इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं मृत्युंजय मीनारायण जी, वो हमारे साथ हैं। सर, धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए। पहला सवाल ये है कि इस फैसले के खिलाफ, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आया है 4 दिन हो गए इसको, आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? क्या इसमें कमियां जो आपको लगता है कि ये सरकार ने आपका पक्ष नहीं जाना इस पर? ये एक नी जर्क रिएक्शन है जिसमें हर पहलू में समझा नहीं गया, क्योंकि आई स्पीक मोर इन इंग्लिश। नो प्रॉब्लम। तो इस वजह से इसका जल्दबाजी में कोटा के जो प्रॉब्लम को नेशनल लेवल प्रॉब्लम बना के उसी डायरेक्शन में सब चीज़ें इन्होंने अनाउंस कर दिया है। और जहाँ तक 16 साल के बच्चे हैं, जो मेन मुद्दा जो मुझे समझ में आ रही है, 16 साल जो है बेसिकली 11th के बच्चे होते हैं। 14-15 जो 9th-10th से शुरू करते हैं लोग प्रिपरेशन फॉर एनी करियर ऑप्शंस, जो चाहे वो आईआईटी हो गया, मेडिकल हो गया, लॉ हो गया, सबकी प्रैक्टिस करने के लिए वो उस टाइम से शुरू करते हैं। तो जब तक वो पूरा तैयारी नहीं करेगा, क्योंकि 11th-12th में बहुत प्रेशर होता है उनको बोर्ड एग्ज़ाम का, और वो वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, तो उस टाइम वो कंपटीशन की तैयारी नहीं कर सकते। तो 9th से ही शुरू करने से उनको एक थोड़ा रिलीफ मिल जाता है और प्रेशर भी नहीं होता है बच्चों को। कोटा का प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे रेजिडेंट स्टूडेंट्स हैं, वो दूसरे शहर से आके वहाँ पे स्टे कर रहे हैं, और उस वजह से उनका वहाँ पे आपके काउंसलिंग की भी ज़रूरत है, या हॉस्टल में रहते हैं उसमें जो भी है रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उनकी प्रेशर्स हैं। और वहाँ पे जो भी है 6 दिन या 5 दिन क्लासेस होते हैं, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है बच्चों का, तो दे आर फुल टाइम इनटू इट। दिल्ली में ऐसा है कि यहाँ पे 2 दिन के लिए आ रहे हैं, 3 दिन के लिए आ रहे हैं बच्चे, और आएंगे तो 2 से 2.5 घंटे, मैक्सिमम 3 घंटे के लिए आते हैं। 3 घंटा पड़ता है, उसके लिए वो सब चीज़ें ज़रूरत नहीं है, वो बल्कि 3 घंटे के बाद दूसरा बैच आ जाता है। स्टूडेंट्स जो हैं उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो आपका जो फेडरेशन है इस फैसले के खिलाफ, क्या आप लोग कोई कोर्ट जाने की तैयारी में है? लॉ, बिल्कुल करेंगे अपने जी, लॉ का कुछ? बिकॉज स्टूडेंट्स का जो राइट्स है, राइट टू एजुकेशन है, बिकॉज स्कूल की जो पढ़ाई है वो सफिशेंट नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने का। इसलिए वो बच्चे जो हैं, बच्चों का ये चॉइस बन के आते हैं। हम लोगों ने कोई वो नहीं करते हैं, बल्कि दे कम ऑन देयर ओन, बिकॉज दे वांट टू इंश्योर दैट दे क्वालिफाई दीज एग्ज़ाम्स। और स्कूल की पढ़ाई सफिशेंट नहीं है, इसके लिए तैयारी अलग करनी है, उसके लिए टाइम देना होगा, तो इसलिए बच्चे आते हैं यहाँ पे कोचिंग के। तो ये उनके राइट हैं। पेरेंट्स बल्कि हमारे से पूछ रहे हैं, सर हमारे बंद हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो भाई उसका तो सोल्यूशन तो सरकार ही दे सकती है, बट यह कि कोर्ट से हम लोग रिलीफ जरूर चाहते हैं, आप लोग रिलीफ बिल्कुल चाहते हैं? सर, मेरा सवाल ये था आपसे कि जैसा सर ने कहा कि बच्चे बाय चॉइस आते हैं, कोई फोर्सेबल नहीं है। क्या आपको लगता है कि जो पॉलिसी बनाई गई, जब एक बार कंसल्टेशन अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट से किया जाता या फेडरेशन ने किया जाता, तो बेहतर आप समझ पाते, या जो पॉलिसीज़ बनाई गई वो दोनों के हक में होता, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो चाहे छात्र हो, दोनों के हक में? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत थी वो यही थी कि पहले जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है जिसके ऊपर आप गाइडलाइंस बना रहे हो, तो एटलीस्ट जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, जो स्टेक होल्डर्स है, आप उनको बुलाइए। कैसे कोचिंग संस्था चलती है समझिए, पहली चीज़ों के लिए क्या क्या उनके चैलेंजेस और कैसे कैसे ये चीज़ आगे गाइडलाइंस बनानी है। तो सबसे बड़ा जो सैड पार्ट इसमें रहा है पूरी प्रक्रिया में, यही रहा है कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को आपने नहीं बुलाया है। और आप पहले इस चीज़ को समझिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्यों हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इसलिए है क्योंकि हमारे जितने भी विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उसमें उतना ज़्यादा कंपटीशन है, नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वो इतनी कम है, और जो नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स है वो इतने ज़्यादा हैं कि ये सारे एग्ज़ाम ऑलमोस्ट लाइक रिजेक्शन एग्ज़ाम है। ठीक है। और हमारे जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है कंट्री का, वो उसमें कामयाब नहीं है। ना हमारे पास इतने अच्छे क्वालिटी टीचर्स हैं, ना हमारे पास वो सिस्टम में हमने लिया है कि हम स्कूल के अंदर ही बच्चों को इन डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, और खाली ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपके इंजीनियरिंग के जो जेई है या नीट है, और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जो कि 16 साल से कम बच्चे देते हैं। आपके जूनियर साइंस ओलंपियाड है, केवीपी है, एनटीएस है, कितने सारे। और बच्चे चाहते हैं कि वो अपने
फाउंडेशन को पहले ही स्ट्रॉन्ग कर लें, रादर देन कि वो 12वीं तक वेट करें, क्योंकि आपके जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है वो भी लिमिटेड है। तो कोचिंग संस्थाएं जो है वो इस गैप को फिलफिल करती है। तो जो बच्चे की चॉइस है कि वो कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, अच्छी स्कॉलरशिप लेना चाहता है, आप उसका हक उससे कैसे छीन सकते हैं ये कह के कि 16 साल से कम के उम्र के बच्चों को कोचिंग नहीं होगी। ये तो उसका राइट है। आर्टिकल 21 पे आप देखिए, उसके राइट को आप छीन रहे हैं। और कोचिंग इंस्टीट्यूट इतने अच्छे टीचर, इतनी अच्छी सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो आप ये पहली चीज़ सबसे गलत चीज़ है। और ना स्टेक होल्डर्स को आपने लिया, आपने सीधा का सीधा एक गाइडलाइंस को वो कर दिया और इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये बड़ा एक सैड पार्ट है जो कि नहीं होना चाहिए। और इसमें बहुत सारी गाइडलाइंस है। आपने ये कह दिया है कि बच्चे को कभी भी बीच में, हाँ सर, मेरा अगर वही आप, सवाल था जी कि जी आप क्योंकि कोचिंग संचालक भी हैं, आपके यहाँ लाखों में बच्चे भी पढ़ते भी हैं अलग अलग सेंटर्स में, देश भर का सेंटर आपका। तो जो इसमें कहा गया है, एक तो जगह के लेकर बात कही गई कि स्क्वायर फीट, मिनिमम स्क्वायर फीट होना चाहिए जगह बच्चों को पढ़ाने एक के स्क्वायर लिए, मीटर 1 स्क्वायर मीटर। दूसरा, उसमें फीस को लेकर साफ साफ कहा गया है कि आप जितना फीस, पहला तो ये कहा गया कि फीस रिटर्न करेंगे। दूसरा ये कहा गया कि जो फीस आपने दिखाई एडमिशन के समय, उसको बढ़ा नहीं सकते किसी भी सर्कमस्टांसिस में। उसको लेकर क्या आपको लगता है? नहीं, शायद ऐसा तो नहीं लिखा कि उसमें लिखा है बड़ा क्या? अच्छा, लिखा मैंने है शायद उसमें, फिर हाँ। नहीं। तो इसमें पहली चीज़ तो ये है कि जो फीस रिफंड का आपने कहा है, पहली चीज़ तो जितनी भी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, सभी की एक फ़ीस रिफंड की पॉलिसी होती है, जिसका एक टाइम पीरियड होता है कि आपका बैच जब शुरू होगा उसके 15 दिन में, 1 महीने में, इतने टाइम पे अगर बच्चे को नहीं समझ आ रहा है, किसी कारणवश वो रिफ़ंड करना लेना चाहता है, तो रिफ़ंड हम लोग देते हैं। अब अगर आपने ये कह दिया कि किसी भी टाइम बच्चा जब छोड़ना चाहे, और वो भी 10 दिन के बीच में आप उसका फीस रिफंड करेंगे, तो आप ये बताइए कि जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की सैलरीज है, टीचर्स की सैलरीज है, स्टाफ की है, रेंटल्स हैं, बिजली के बिल है, वो आप कैसे करेंगे? तो वो बिजनेस वाइबल हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर कोई आपने कोई जेन्युइन प्रॉब्लम की वजह से, कोई बच्चे की मेडिकल की प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो उसके लिए अगर आप कोई रूल बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बना सकते हैं। और कोचिंग को रजिस्ट्रेशन कराना है, तो कुछ कुछ चीज़ें अगर इसके स्पिरिट को देखा जाए तो डेफिनेटली एक ऑर्गेनाइज वे में हमें देखा जा रहा है, वो एक अच्छी चीज़ है। आप लेकिन जितने भी गाइडलाइंस या जो भी आप रूल्स बना रहे हैं, वो प्रैक्टिकल होने चाहिए, फिजिबल होने चाहिए, और हमें हमसे पूछ के हमारे भी जो है सजेशन आपको लेने कॉन्फिडेंस भी लेना चाहिए। चाहिए। तो सर, इसमें आप पॉजिटिवली क्या देख रहे हैं? एक तो कि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो गया, तो अब ये पता चलेगा कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफिशियली चल रहे हैं। दूसरा, उन्होंने डेफिनेशन दे दी कि 50 बच्चों से ज़्यादा का रजिस्ट्रेशन मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट माना जाएगा। और आपको क्या इसमें ऐसा पॉजिटिव एंगल लगा जो एज ए इंस्टीट्यूट ऑनर आपको लगता है कि ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बेहतर है? यही जस्ट जो पॉइंट आपने बताया कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और जो बच्चों की कोई सेफ्टी रिलेटेड अगर कोई ऐसी संस्थाएं हैं जो कि जनरली होगी नहीं, क्योंकि देखिए हर किसी को हर बच्चे की सेफ्टी प्रायोरिटी पे है, लेकिन अगर आपने उसके लिए कोई गाइडलाइंस बनानी है कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जो कोई प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, फिजिबल हो। हम जैसे फायर की बात कर रहे हैं, कोई फायर के प्रिवेंशन के जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, बकेट्स हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो सारे के सारे चीज़ें आप मैंडेटरी कर दीजिए, बिल्कुल हम वो करेंगे। और रजिस्ट्रेशन का आपने करना है, आपने साल की कोई रिपोर्ट्स लेनी है, आप बिल्कुल लीजिए, क्योंकि हम लेजिटिमेट एक सर्विस दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, लेकिन जो जैसे कि अभी हम जो बात कर रहे थे कि 1 स्क्वायर मीटर का, चलो हम 1 स्क्वायर मीटर के लिए सोच लेते कि हम 1 स्क्वायर मीटर का करें, लेकिन आप ये तो देखिए कि जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, और दिल्ली जैसे शहरों में या जितने भी मेट्रो सिटी है, वहाँ के रेंटल ही आप देख लीजिए, तो वो पैसा और वो जो बर्डन है, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, वो तो अल्टीमेटली पेरेंट्स के ऊपर ही जाएगी ना। तो वो खर्चा मतलब बच्चों को ही देना पड़ेगा या उसके पेरेंट्स को देना पड़ेगा? सर, आपसे सवाल ये था मेरा कि पहला सवाल तो ये है कि जो एक कंपटीशन हो गया है, माहौल ऐसा है कि सबका मतलब 3 में से 2 का बच्चा पेरेंट मतलब बच्चा कोचिंग में जा रहा है, एक का नहीं जाएगा, तो एक प्रेशर भी रहता है कि मेरे बच्चे को भी कोचिंग जाना है, पढ़ना है। उससे एक प्रेशर कम्युनिटी में, सोसाइटी में आ जाती है, उससे पेरेंट्स सबको कोचिंग भेजते हैं। आपको लगता है इसको कम डाउन करने के लिए, कट डाउन करने के लिए सरकार एक इनिशियल स्टेप उठा रही है आगे चल के, अभी नहीं 5 साल 10 साल बाद कुछ चेंजेस आएगा इसमें? मेरे को नहीं लगता बहुत ज़्यादा कोई बदलाव आने वाला है। अगर आप देखें, पहली चीज़ कि कोचिंग एक सप्लीमेंट है स्कूल एजुकेशन के साथ, एक्स्ट्रा हम विटामिन डी जैसे लेते हैं, तो एक सप्लीमेंट है।
तो ये भी एक विटामिन की तरह ही काम करता है, जो भी परीक्षा है या जिसके लिए वो तैयारी कर रहा है और उसको कुछ उसके लिए एक्स्ट्रा करना है तो वो कोचिंग जाता है। कोचिंग की नीड आई कहाँ से? क्योंकि कोचिंग हम कोई सर्टिफिकेट तो देते नहीं, डिग्री हम देते नहीं, तो जो भी आता है वो अपने मन से आता है, किसी वजह से नहीं। अब ऐसे तो बगल ने कोई गाड़ी ले ली और मेरे पे प्रेशर आ गया कि मुझे भी गाड़ी लेनी है, तो गाड़ी कंपनी बंद कर देते हैं। मतलब ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। सोल्यूशन है डीप डाउन जाके समझना कि कहाँ खामी है। अगर हमारी शिक्षा प्रणाली जो है निचले स्तर पे सही काम नहीं कर रही, या फिर हमारे जो परीक्षाएं हैं जिसके बेसिस पे आप दाखिला ले रहे हैं वो इतनी मुश्किल है जो उसकी पूर्ति वहाँ नहीं हो रही, तो आदमी आएगा। अब आप देखिए जैसे परीक्षाएं हैं, अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो जेई मेन होता है, उसके बाद एक एडवांस्ड होता है। तो आप एक फिल्टर 2 लाख लेते हैं और उन्हीं 2 लाख को एक और में बिठाते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं। आप प्रेशर किसने क्रिएट किया? आपने क्रिएट किया ना, हमने तो वो परीक्षा नहीं बनाई, हम तो खाली उसकी तैयारी करा रहे हैं। और बच्चे को लगता है कि भाई उसकी स्कूल में नहीं हो रही, क्योंकि कई ऐसे टॉपिक होते हैं जो स्कूल में नहीं है और इनमें डाले गए हैं, तो और उसका भी लेवल ऊपर है, तो उसके लिए नीड है। दूसरी चीज, आपने CUET अभी शुरू कर दिया। अब CUET में खाली एक तो आप 12वीं ले रहे हैं और उसमें भी वो टॉपिक भी हैं एप्टीट्यूड वाला पेपर जो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, तो बच्चा कहाँ जाएगा? कोचिंग पे जाएगा। आपने कहा था उससे प्रेशर कम होगा। अब आपको मैं बताऊं, 800 नंबर का पेपर है, 40 सवाल आते हैं 5 नंबर के, 200 हुए, कट ऑफ जा रही है 782 प्लस। तो इसका मतलब है 4 पेपर में 200 में से अगर 5 नंबर है और -1 है, वो खाली 160 में से 3 गलत कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्थ कैंपस में एडमिशन नहीं मिलेगा। प्रेशर कहाँ कम हुआ साहब? आप बताइए कि 100% ही कट ऑफ जा रहा है। तो प्रेशर जो है वो हमको समझना है कि किस तरीके से कम होगा। एक तरफ दबाव नहीं है। अब प्रेशर आप समझिए कोचिंग देता है। मैं तो ये कहता हूँ, घर में जब यह बच्चा स्कूल में पढ़ता है उसे समझ नहीं आता, वो घर आके प्रेशर में आता है। जब उसको लगता है यार कोचिंग गया और मुझे समझ आया, तो कोचिंग ने तो प्रेशर कम किया। दूसरी चीज क्यों इसके ऊपर है, हर कोचिंग चाहता है मेरा रिजल्ट अच्छा हो, तो कंपटीशन और लगेगा, क्योंकि कोचिंग बाई चॉइस है। आज वो रिजल्ट नहीं देगा तो पेरेंट उसको वहां नहीं भेजेगा, तो कोचिंग कैसे चलेगा? वो कंपटीशन में रहता है कि मैं बेस्ट रिजल्ट दूं। इस दौड़ में कई बार जैसे अभी हो रहा है कि भाई वो मिसलीडिंग ऐड आ रहे हैं, वो सोचता है भाई क्योंकि हम बेस्ट के पास जाना चाहते हैं, हॉस्पिटल है, किस डॉक्टर पे जाएंगे भाई? नामी कौन है? नए पे कोई नहीं जाता, तो सब अपना बेस्ट दिखाते हैं। और अब हॉस्पिटल की बात आ गई तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतने कम, आज प्राइवेट इतने आ गए और कई चार्जेस ले रहे हैं, तो ये थोड़ी हॉस्पिटल बंद कर दें। हमको ये समझना होगा कि इनको साथ कैसे लिया जाए। कोचिंग को 45 साल से ना कोई लैंड दी गई, ना कोई रिकग्निशन दिया गया। आपने क्यों नहीं, अगर ये बढ़िया शिक्षा दे रहे थे तो इनको साथ मिलाया। आज जितने IAS आते हैं, मुखर्जी नगर है, ये है, सब कोचिंग लेके आते हैं, इन्हें पता है वो हर दिशा में, तो आप इनको साथ लेने की बात क्यों नहीं करते कि भाई हम आपको रेगुलेट करते हैं, आपको फैसिलिटी देते हैं। रेंट, जैसे सर ने कहा कि 1 स्क्वायर मीटर है, 10 स्क्वायर फीट में एक बच्चा पढ़ाऊंगा, मुंबई दिल्ली जैसी जगह रेंट कहाँ होते हैं? अगर मैं रेंट इतना दूंगा तो पास ऑन किस पे करूंगा? आप पे करूंगा। रिफंड पॉलिसी, अब रिफंड का क्या मतलब है? आपने ज्वाइन किया, मैंने रिफंड पॉलिसी होनी चाहिए, कहीं नहीं मैंने लिखा जी 2 महीने, 1 महीने में अगर आपको समझ नहीं आया आप फीस ले लीजिए प्रोराटा। 8 महीने बाद आप कहीं समझ नहीं आया तो ये कहीं का इंसाफ थोड़ी है कि भाई आप रिफंड देंगे। तो पॉलिसी वो बनाइए जो डुएबल हो और जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ हो। अब बच्चा 1.5 साल पढ़ लेता है और कहता है मुझे रिफंड दे दो, तो आप भी समझ सकते हैं कि हम अपने टीचरों को कहाँ से पे करेंगे और कहाँ से सिस्टम चलेगा। सर एक सवाल ये है कि आपने वो बात कही, एक सरकार का ये कहना है कि इस फैसले से जो बच्चों में मानसिक दबाव है और जो इंसिडेंट्स भी हुए सुसाइड के या फिर जो फायर के, उसको लेकर भी उन्होंने ये ध्यान में रख के ये सब इम्प्लीमेंट किया है। पहला सवाल ये है कि जो मैंने बात की पेरेंट्स से आफ्टर नोटिफिकेशन, पेरेंट्स का ये कहना था कि जो उनके ऊपर दबाव है, बच्चों के ऊपर दबाव तो है, स्कूल का होमवर्क करना, फिर कोचिंग का अलग करना, दूसरा फाइनेंशियल बर्डन। आप स्कूल की फ़ीस 60-70 हज़ार, 1 लाख रुपए दे रहे हैं साल की, फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी 60-70 हज़ार रुपये। जो फाइनेंशियल बर्डन है ना, उससे बच्चों को क्या आपको लगता है रिलीफ मिलेगा पेरेंट्स को? देखिए ये फिर आप समझ नहीं रहे। अब कोचिंग तो बंद होगी नहीं। अच्छा पहले समझिए, कोचिंग एक ऑप्शनल है, बच्चे खुद पढ़ने आ रहे हैं। आज क्वालिटी नहीं मिलती, बच्चे आते ही नहीं। तो कोचिंग अगर चल रहा है तो कहीं तो डिमांड है, नहीं तो क्यों आते? पैसे देके कोई नहीं जाएगा, फ्री में तो मिल नहीं रहा। तो इसका मतलब है अब जब बंद होगा, डिमांड वही है, सप्लाई कम हो गई। इकोनॉमिक्स बेसिक क्या कहता है? सप्लाई कम होगी तो प्राइस क्या होगा? ऊपर जाएगा ना।
इंडिविजुअल ट्यूटर्स होंगे, लोग ऐसे करके पढ़ाएंगे। तो जब 4 या 5 पढ़ेंगे तो पेरेंट की तो पॉकेट में हॉल होगा सबसे ज़्यादा। वो स्कूल से तो मारा हुआ ये फीस देके, कोचिंग की फीस और बढ़ जाएगी। उसके पास ऑप्शन का है, वो तो कहीं नहीं जा सकता। दूसरा, आप सुइसाइड के कारण समझिए। कई बार हम 10वीं में देखते हैं बच्चे के नंबर आते हैं, एप्टीट्यूड से वो साइंस ना ले, हम ये सजेस्ट करते हैं, लेकिन पेरेंट को ये है कि मुझे तो उसे इंजीनियर और डॉक्टर ही बनाना है। अब जब वो खुद कराने को तैयार है, पैसे वो देता है, वो कहता है कराऊंगा, भाई 4 अटेम्प्ट मेडिकल में अनलिमिटेड है, इंजीनियरिंग में। तो ये जो पेरेंट के प्रेशर है कि बनना है, बगल वाले ने कुछ कर लिया, ये देखिए आप। कहीं भी कोचिंग उस पर प्रेशर नहीं देता। कोचिंग तो ये कहता है कोई आया, हम उसको बेहतर से बेहतर दे दें, हम अपनी दौर में वो रहते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि सुइसाइड होना अगर कोचिंग का है तो संस्थाएं चलती हैं, IIT चलती है, क्या सुइसाइड वहाँ नहीं हो रहे? सुइसाइड तो हो रहे हैं। कोचिंग में भी ऐसा थोड़ी है कि सारे कोचिंग सेंटर इंडिया में आप कहो कि आपको ये मिल रहा है, सब जगह सुइसाइड कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। सुइसाइड के कई और कारण हैं। पेरेंटल प्रेशर हो सकता है, आजकल पीयर प्रेशर है, बच्चों के साथ कुछ है। मोबाइल्स ने बहुत बेड़ा गर्क कर रखा है, जिसके ऊपर कोई रोक लगाम नहीं। आप बताइए कोई इंस्ट्रक्शन है कि एक बच्चे के पास मोबाइल ना हो? रात सबके पास है, सबसे बड़ा कारण है। हमको ये पेरेंट काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है, बच्चों की भी ज़रूरी है ओवरऑल सिस्टम में, और स्कूल प्रणाली को ठीक करें कि भाई प्रेशर उतना दे। अब ये फिनलैंड का अगर आपने सुना हो, पता नहीं, फिनलैंड में 12वीं तक एक एग्ज़ाम होता है और टॉप 5 कंट्रीज में आज फिनलैंड आ रहा है। तो भाई आप अपना सिस्टम कॉपी करें या क्या करें, पहले उसको ठीक करिए। स्टूडेंट टीचर रेशियो स्कूलों में ठीक करिए, गवर्नमेंट स्कूल, केंद्रीय विद्यालयों में भी, प्राइवेट स्कूलों में भी 40-40 बच्चे बैठे हैं, 40 मिनट का पीरियड होता है। तो ओवरऑल इसको बैठ के करना है। NEP लेके आए, बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है। पॉलिसी लाना एक बात है, इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट करना अलग बात है। अब टेक्नोलॉजी के लिए आज कितने स्कूल साउंड है, कोचिंग को तो होना पड़ता है। टेक्नोलॉजी के यूज से हम आगे पढ़ाते हैं, एनिमेशन दिखाते हैं, वो स्कूल में नहीं है तो बच्चे को उतना अच्छा समझ नहीं आता। तो क्यों नहीं हम अपना स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक एजुकेशन, इसको बहुत बेहतर करें, कोचिंग की नीड कम हो जाए। मैं तो खुद कोचिंग के फेवर में नहीं रहता, क्योंकि कोचिंग आपको हैंडीकैप भी बनाती है, कई जगह स्पून फीडिंग है। लेकिन जब हमारा सिस्टम में नहीं पूरा मिल रहा तो पेरेंट जा रहा है। अब आप ये बताइए, पेरेंट बाई चॉइस फीस देता है, तो हमको ये समझना है हमने पॉकेट से तो नहीं निकाला, उसको नीड है, वो आ रहा है और हम उसकी ज़रूरत पूरा कर रहे हैं। तो ये इकोनॉमिक्स है, जहाँ डिमांड है वहाँ सप्लाई आती है। एक सवाल ये, बस आखिरी सवाल ये था कि एक जो कोचिंग इंडस्ट्री है ना, बताते हैं कि बहुत फ़ीस बहुत ज़्यादा डिमांडेड हो गया, और बताते हैं कि एक गैंग बना के कहा जाता है कि कोटा में चले जाइए तो सबकी फ़ीस ऐसी बराबर बराबर है कि कोई कम नहीं है, क्योंकि कंपटीशन है, सबका अंदर डील होती है कितनी फ़ीस रखना है। फीस को लेकर आपको नहीं लगता है अफोर्डेबल एजुकेशन के लिए अगर आपको आगे बढ़ना है? अब स्कूलों की बात करते हैं, सरकारी स्कूल तो खुल गए, कोचिंग इंस्टीट्यूट तो सरकारी नहीं खुले हैं, तो जो गरीब बच्चा है जिसको फीस नहीं पढ़ाने की, लेकिन बच्चे में पढ़ने की कैपेबिलिटी है, वो कैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ेगा जब 1-1 लाख रुपये फीस होगी? तो देखिए, फीस पहले से कम हुई है। कोविड के बाद, ऑनलाइन आने के बाद ऑफलाइन को भी बहुत स्टिफ कंपटीशन मिला है। तो फीस, अब पहले ऑप्शन नहीं था ऑनलाइन पढ़ने का, अब बच्चे के पास है, यूट्यूब वीडियोस तो फ्री पे मिल रहे हैं, और ऑनलाइन जो पैकेजेस है वो काफ़ी कम है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है फीस बढ़ी नहीं है। आप देखिए, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है कि नहीं? जो हम पेट्रोल या कोई भी चीज़ खरीदते थे, इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो टीचर्स की भी तो कॉस्ट बढ़ी है, इंस्टीट्यूट की कॉस्ट बढ़ी है, रेंट बढ़ा है। तो प्रोपोर्शनेटली उस हिसाब से आज आप कोचिंग की फीस पिछले 5 साल में मिला लीजिए, मेरे को नहीं लगता बहुत हाई लेवल पे कोई चली गई है। और ऑनलाइन आने के बाद तो ये बेसिकली कम ही हुई है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया। पहले सप्लायर ऑनलाइन नहीं था, आज एक ऑनलाइन एक्स्ट्रा सप्लाई आ गया, तो मेरे फीस कम होना ही होना है। ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स लगा रहा है। दूसरा, खाली हम एक जगह को मॉडल क्यों बना रहे हैं? भारत खाली कोटा से नहीं चलता। कोटा में 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख बच्चे पढ़ते होंगे, बाकी तो कहीं और पढ़ते हैं। उनको तो आप देखिए, उनका समझिए, एक कोचिंग से टीचर, उसकी फैमिली, टिफिन वाला, कितनी इकोनॉमी चलती है। और रजिस्ट्रेशन की बात, GST तो दे ही रहे हैं, रजिस्टर्ड तो ऑलरेडी है। आप ये 50 का एक फिगर ले आए, अब मेरे लिए तो 50 को भी आप कैसे मॉनिटर करेंगे यही नहीं समझ में आता। कोचिंग में तो 3 महीने में एनरोलमेंट फिर हो जाता है, फिर 50 का फिगर आप काउंट कैसे करेंगे? ऑनलाइन की बात आपने की नहीं इसमें। ऑनलाइन वाले क्या 16 साल से नीचे पढ़ा लेंगे? आप उनको रोक पाएंगे? कोई ऐसा प्रोविजन है? तो आप 50 का फिगर कैसे मॉनिटर करेंगे जब हाइब्रिड मोड भी चल रहा है? तो इसको बनाने से पहले, जैसे सर ने भी कहा, सब साथ लेके बैठते, समस्या को समझते, हमें सुलझाना है। एक दूसरों पे ब्लेम गेम करके तो कुछ भी नहीं है, बच्चा ही तो सफर कर रहा है। अल्टीमेटली अभी सबसे बड़ा सफरर बच्चा और पेरेंट होने वाला है।
अगर हम बैठ जाएं और इसको एक अच्छी तरीके से लेके चलें तो इसका आउटकम आएगा। क्यों नहीं कोचिंग विलेजेस बना देते हैं आप स्टेटों में, फंड दीजिए ताकि ऑर्गेनाइज्ड वे में चले, हम भी फीस कम कर देंगे। हो सकता है हम 20-25% सब लोग मिले बात को तो फ्री भी पढ़ाएं जिनको है। दूसरा, सरकार भी आजकल कोचिंग चलाती है, आपने कहा नहीं चलाती, कैसे चलाती है? प्रोग्राम निकालती है, कोचिंग सेंटर को कॉन्ट्रैक्ट देती है और वो पैसा भरते हैं कि भाई बच्चा वंचित ना रह जाए। तो आप आज बताइए, सरकारों को भी तो स्टेट में लगा कि नीड है कोचिंग की, तभी तो वो ये प्रोग्राम चलाते हैं। दिल्ली में भीम योजना चलती है, आप हर स्टेट में जाइए तो क्यों चला रही है? क्योंकि उनको पता है हमारे यहाँ सक्षम नहीं है, हम उनको लेके आए, वो बच्चे पैसे नहीं दे सकते, वो पैसे देके करती हैं। तो ये कंस्ट्रक्टिव रोल हुआ। तो इस तरह हम सारा सिस्टम समझे। और आज तो सारी परीक्षा, क्लैट देखिए, लॉ की तैयारी, अब कितने बच्चे बढ़ गए, पहले 10,000 देते थे, लाख पहुंच गए। तो स्कूल में कहाँ क्लैट का टॉपिक पढ़ाया जाता है, वो बच्चा कहाँ जाएगा? और एज की बात बताऊं, आप थोड़ा सर्वे करिए, शायद बिहार में 14 साल में वो 10th कवर कर जाता है और 16 साल में शायद 12। तो फिर क्या होगा? वो 12वीं के बाद कोचिंग लेगा। आपने यूनिफॉर्म, तो ये आपका एम था कि 10वीं तक बच्चा ना जाए, पर स्टेट टू स्टेट सिलेबस अलग है, किताबें अलग है, एज फैक्टर अलग है, कंकरेंट लिस्ट का मैटर है। तो आपने तो अभी तक, मेरे को नहीं लगता सारे स्टेटों को भी इन्होंने कंसल्ट किया कि कैसे आना चाहिए। तो सरकार का जो ये आदेश है वो जैसा बताया सब फेडरेशन के लोगों ने कि जल्दबाजी में फैसला भी है। दूसरा कह सकते हैं कि इस पर सबसे कंसल्टेशन नहीं किया गया, क्योंकि इसमें बहुत सी खामियां हैं, बहुत सारे ऐसे अनसुलझे पहलू हैं जिसको समझना होगा। और साथ ही इनका ये कहना है कि कोचिंग जो है पेरेंट्स खुद आते हैं, ऐसा नहीं कि फोर्सेबल एजुकेशन है, और ये वैल्यू एड ऑन करते हैं बच्चों के, छात्रों के एजुकेशन में। तो सरकार ये चाहते हैं कि सरकार इस पर एक बार रिकंसिडर करे ताकि इसको कैसे बेहतर बनाया जा सके, कैसे छात्रों के हित में इस पॉलिसी को बनाया जा सके। इस पर कोचिंग इंस्टीट्यूट, सरकार दोनों काम कर सके। कैमरा पर्सन जेवियर के साथ मैं अश्विनी कुमार सिंह, NDTV इंडिया के लिए।